अस्सलामुअलैकुम। इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे थर्ड वीक ऑफ एम्ब्रियोनिक लाइफ। इससे प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने डिस्कस किया था सेकंड वीक ऑफ एम्ब्रियोनिक लाइफ को। अगर वो वीडियो नहीं देखे तो उसको ज़रूर देख लें ताकि हम सेकंड वीक के अंदर जो चेंजेस आ रही हैं उन्हें रिलेट कर सकें थर्ड वीक के साथ। सो बेसिकली सेकंड वीक के अंदर ब्लास्टोसिस्ट कम्प्लीटली इम्प्लांट हो जाता है यूट्रस के अंदर, और एम्ब्रियोब्लास्ट जो कि इनर सेल मास है वो डिफ्रेंशिएट हो जाता है दो लेयर्स के अंदर। एपीब्लास्ट अबव जो कि प्रिमिटिव एक्टोडर्म है, एंड हाइपोब्लास्ट बिलो जो कि प्रिमिटिव एंडोडर्म है। और दो कैविटीज़ की फॉर्मेशन हो जाती है एम्ब्रियो के अंदर। एपीब्लास्ट के अबव पर जो कैविटी बनती है उसे हम कहते हैं एमनियोटिक कैविटी, और हाइपोब्लास्ट के बिलो पर जो कैविटी बनती है उसे हम कहते हैं यॉर्क सैक। सो ये चेंजेस आती हैं सेकेंड वीक के अंदर। अब हम डिस्कस करेंगे चेंजेस अकरिंग इन द थर्ड वीक। सो थर्ड वीक को डिस्कस करने से पहले हमें ये मालूम होना चाहिए कि जो मैंने इमेजेस ड्रॉ किए हैं एम्ब्रियो की, ये किस प्लेन के ऊपर ड्रॉ किए हैं ताकि हमें एक रिलेट कर सकें हम कि किस तरीके से एम्ब्रियो के अंदर चेंजेस आ रही हैं थर्ड वीक के अंदर। सो बेसिकली ये वाली अगर हम इमेज देखें, फॉर सपोज कि जो एम्ब्रियो है वो एक बॉल है, ठीक है, एक बॉल है, मास्क बॉल है मास्क का, ठीक है। अब उस बॉल को अगर हम सेजाइटल सेक्शन पर कट करते हैं और राइट और लेफ्ट हाफ बन जाएंगे, तो उस हाफ को अगर हम देखते हैं तो वो कुछ इस तरीके से अपेयर होगा कि ऊपर एमनियोटिक कैविटी, एपीब्लास्ट, हाइपोब्लास्ट, और यहाँ पर हमें नजर आएगी यॉर्क सैक, ठीक है। और ये वाली जो दो इमेजेस हैं वो इस तरीके से ड्रॉ की हैं कि एम्ब्रियो एक बॉल लाइक है सपोज करो, ठीक है। उसके बाद उसके ऊपर से एमनियोटिक कैविटी को अगर हम रिमूव कर दें और उसके बाद सुपीरियर व्यू से अगर हम उस बॉल को देखते हैं तो हमें क्या नजर आएगा? हमें एपीब्लास्ट नजर आएगी। क्यों? ऊपर से अगर हम एमनियोटिक कैविटी को रिमूव कर कर ऊपर से व्यू से देखते हैं, सुपीरियर व्यू से देखते हैं, तो हमें सिर्फ एपीब्लास्ट नजर आएगी। तो इन दोनों पिक्चर्स में हमें एपीब्लास्ट नजर आ रही है, उस एपीब्लास्ट के बिलो पर प्रेजेंट है हाइपोब्लास्ट। सो ये पिक्चर्स हैं। उसके अलावा थर्ड वीक में एक इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि थर्ड वीक का जो फर्स्ट डे होता है, ठीक है, ठीक है, थर्ड वीक का जो फर्स्ट डे वो फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल का मिस डे होता है। मीन्स के 14th डे के ऊपर, मेंस्ट्रुअल साइकिल के 14 डे के ऊपर जाइगोट की फॉर्मेशन हो जाती है, ठीक है, और जाइगोट, ठीक है, और एम्ब्रियोनिक लाइफ स्टार्ट हो जाती है। तो 14 से 21 डे फर्स्ट वीक, 21 से 28 डे मेंस्ट्रुअल साइकिल के सेकेंड वीक होता है। अब 28 डे के बाद अगला मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होना है, तो वहाँ पर थर्ड वीक स्टार्ट हो गया, तो वहाँ पे मेंस्ट्रुअल साइकिल फीमेल का मिस हो जाएगा। तो फीमेल को थर्ड वीक के स्टार्ट पर पता चलता है कि शी इज़ प्रेग्नेंट, ठीक है। पहला मेंस्ट्रुअल साइकिल मिस होता है एट द स्टार्ट ऑफ द थर्ड वीक के अंदर। सो अब हमने फर्स्ट वीक को डिस्कस किया, सेकंड वीक में डिस्कस किया, तो हमने चेंजेस इस तरीके से डिस्कस की कि चेंजेस अकरिंग इन द एम्ब्रियोब्लास्ट में क्या चेंजेस आती हैं, इनर सेल मास है जो, और चेंजेस अकरिंग इन द ट्रोफोब्लास्ट। तो यहाँ पर भी हम उसी तरीके से डिस्कस करेंगे कि क्या चेंजेस आ रही हैं एम्ब्रियोब्लास्ट के अंदर और क्या चेंजेस आ रही हैं ट्रोफोब्लास्ट के अंदर। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे चेंजेस अकरिंग इन दी एम्ब्रियोब्लास्ट। सो अब हम सुपीरियर व्यू से अगर आप देख रहे हैं, ठीक है, तो हमें सबसे पहले एपीब्लास्ट नजर आ रहा है। तो हम पहले देखते हैं कि एपीब्लास्ट में क्या चेंजेस आती हैं। सो एपीब्लास्ट, ठीक है, पहले जो जर्म डिस्क होती है, बाइलैमिनार जर्म डिस्क, वो सर्कुलर होती है, सर्कुलर इन शेप होती है थर्ड वीक के अंदर स्टार्ट पर। और जैसे जैसे थर्ड वीक गुजरता है तो ये जो जर्म डिस्क है, बाइलैमिनार जर्म डिस्क, ये इलोंगेट होना शुरू हो जाती है विद वाइडर सेफेलिक एंड टैपर्ड कॉर्डल एंड, ठीक है। ये सेफेलिक एंड है और ये कॉर्डल एंड है। ये कॉर्डल एंड क्यों है? क्योंकि यहाँ पे कनेक्टिंग स्टॉक प्रेजेंट है, जो कि मैंने सेकंड वीक के अंदर बताया था कि कनेक्टिंग स्टॉक जिस एरिया पे होती है वो टेल वाला रीजन होता है, जो कि कनेक्टिंग स्टॉक फ्यूचर उम्बिलिकल कॉर्ड बनाती है, ठीक है। वाइडर सेफेलिक एंड टैपर्ड कॉर्डल एंड, और ये हमारे पास इसके अंदर हमें नजर आ रही है एपीब्लास्ट। अब एपीब्लास्ट में फर्स्ट चेंज क्या आता है कि एपीब्लास्ट का जो कॉर्डल रीजन है, ठीक है, ये कॉर्डल रीजन है, ये सेफेलिक एंड है और ये कॉर्डल एंड है। तो कॉर्डल एंड जो है एपीब्लास्ट, वहाँ पर एपीब्लास्ट थिक होना शुरू हो जाती है और वो थिक एपीब्लास्ट फॉर्म करवाती है प्रिमिटिव स्ट्रीक की, ठीक है। ये है हमारे पास प्रिमिटिव स्ट्रीक जो कि कॉर्डल रीजन ऑफ एपीब्लास्ट के ऊपर प्रेजेंट है और थिक एपीब्लास्ट है। सो प्रिमिटिव स्ट्रीक को हम कैसे डिफाइन करेंगे? प्रिमिटिव स्ट्रीक इज नथिंग बट थिकन्ड एपीब्लास्ट। तो प्रिमिटिव स्ट्रीक कोई इतना कोई कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर नहीं है, बस एपीब्लास्ट कॉर्डल रीजन के ऊपर थिक हो जाती है और उस थिक एपीब्लास्ट को हम कहते हैं प्रिमिटिव स्ट्रीक, ठीक है। अब इस प्रिमिटिव स्ट्रीक के दो एंड है, ठीक है, ये प्रिमिटिव स्ट्रीक का कॉर्डल एंड है, ये प्रिमिटिव स्ट्रीक का सेफेलिक एंड है। तो प्रिमिटिव स्ट्रीक का जो सेफेलिक एंड है वो इनलार्ज हो जाता है और एक नोड बना देता है, और इस नोड को हम कहते हैं प्रिमिटिव नोड, ठीक, प्रिमिटिव नोड, ठीक है। सिर्फ कॉर्डल एंड ऑफ द प्रिमिटिव स्ट्रीक के ऊपर एक नोड बन जाता है और उस नोड को हम कहते हैं प्रिमिटिव नोड, और इस नोड के अंदर एक पिट बन जाए, एक होल बन जाता है, ठीक है। यहाँ पे आपको विजिबल होगा, हल्का से मैंने यहाँ पे मार्क किया है, ये यहाँ पे, ये ठीक है, एक होल बन जाता है, ठीक है।
उस होल या पिट बन जाती है, उस पिट को हम कहते हैं प्रिमिटिव पिट या फिर हैंसन्स नोड। ठीक है, क्या कहते हैं उसे हम? प्रिमिटिव पिट या फिर हैंसन्स नोड, हैंसन्स नोड, ये दोनों हम इस होल को कहते हैं प्रिमिटिव पिट या फिर हैंसन्स नोड। सो ये चेंजेस आती हैं प्रिमिटिव स्ट्रीक के अंदर। ठीक है, सो बेसिकली अगर हमें मालूम हो कि थर्ड वीक के अंदर जो मेन इवेंट होता है थर्ड वीक का, वो होता है गैस्ट्रुलेशन। मींस के बाइलेमिनार जर्म डिस्क कन्वर्ट हो जाती है ट्राइलेमिनार जर्म डिस्क में। सो ट्राइलेमिनार जर्म डिस्क बनाने के लिए हमें, देखो यहाँ पे हमें बाइलेमिनार जर्म डिस्क, एपीब्लास्ट और हाइपोब्लास्ट। अब ट्राइलेमिनार बनाने के लिए हमें बीच में कुछ सेल्स चाहिए जो इन दोनों के बीच में आके ग्रो करें और एक ट्राइलेमिनार जर्म डिस्क बन जाए। सो वो सेल्स कहाँ से आएंगे जो इनके बीच में ग्रो करेंगे? सो उसको समझने के लिए हमें प्रिमिटिव स्ट्रीक को समझना पड़ेगा। सो प्रिमिटिव स्ट्रीक बेसिकली अभी तक हमने डिस्कस किया, प्रिमिटिव स्ट्रीक कॉर्डल एंड पे एपीब्लास्ट के इनलार्ज हुई। ठीक है, उसे हम प्रिमिटिव स्ट्रीक कह रहे हैं, एपीब्लास्ट जो इनलार्ज हुए, थिकर्ड हो गए एट द कॉर्डल रीजन ऑफ एपीब्लास्ट। उस प्रिमिटिव स्ट्रीक के सिफेलिक एंड के ऊपर एक नोड बना जिसे हमने कहा प्रिमिटिव नोड। उस प्रिमिटिव नोड के अंदर एक होल बना, उसे हम कहते हैं प्रिमिटिव पिट या फिर हैंसन्स नोड। नाउ अब ये जो प्रिमिटिव पिट है, इससे कुछ सेल्स माइग्रेट करेंगे। ठीक है, प्रिमिटिव पिट से कुछ सेल्स माइग्रेट करेंगे और बिटवीन एपी और हाइपोब्लास्ट ग्रो करेंगे। तो जो सेल्स प्रिमिटिव स्ट्रीक से माइग्रेट करके ग्रो करेंगे बिटवीन एपी एंड हाइपोब्लास्ट, उन सेल्स को हम डिवाइड करते हैं दो ग्रुप्स के अंदर। ठीक है, पहला ग्रुप वो वाले सेल जो प्रिमिटिव स्ट्रीक से ट्रेवल करके मिड लाइन के अंदर ग्रो करेंगे, एपी और हाइपोब्लास्ट की मिड। ठीक है, ये मिड पोर्शन है, इस मिड पोर्शन के अंदर अगर जो सेल्स ग्रो करेंगे उन सेल्स को हम कहेंगे नोटोकॉर्ड। और उस नोटोकॉर्ड के ईदर साइड के ऊपर जो सेल्स ग्रो करेंगे उन सेल्स को हम कहते हैं इंट्रा एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म। इंट्रा एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म इसलिए कहते हैं कि इनसाइड द एम्ब्रियो है। ठीक है, पहले सेकंड वीक के अंदर हमने एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म किया था जो आउटसाइड द एम्ब्रियो था। सो ये इनसाइड द एम्ब्रियो है बिटवीन एपी एंड हाइपोब्लास्ट। तो इस वाले मीजोडर्म को हम कहेंगे इंट्रा एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म। सो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे नोटोकॉर्ड को, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे इंट्रा एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म को। अगेन नोटोकॉर्ड किस तरह से बन रहा है कि यहाँ से जो सेल्स ग्रो करेंगे, ये दोबारा से वही सेक्शन आ गया। ठीक है, सजाइटल सेक्शन पे यहाँ ऊपर एमनियोटिक कैविटी है, नीचे यॉर्क सैक जो मैंने ड्रॉ नहीं की। ठीक है, इसी तरीके से ये एपीब्लास्ट, ये हाइपोब्लास्ट, ये प्रिमिटिव स्ट्रीक है। ठीक है, एपीब्लास्ट के कॉर्डल रीजन के ऊपर ये टेल रीजन है, ये हेड रीजन है और यहाँ पर एपीब्लास्ट प्रेजेंट है। अब एपीब्लास्ट से कुछ सेल्स माइग्रेट करेंगे। ठीक है, हैंसन्स नोड के थ्रू नीचे की तरफ बिटवीन एपी एंड हाइपोब्लास्ट ग्रो करेंगे। तो सबसे पहले जो सेल्स ग्रो करेंगे, ठीक है, सेल्स माइग्रेट कर रहे हैं और वो ट्रैवल करेंगे टुवर्ड्स द सेफेलिक एंड, हेड रीजन पर, और वो एक प्रोसेस बना देंगे। ठीक है, एक सॉलिड प्रोसेस बना देंगे मिड लाइन के अंदर सेल्स का, और उस सॉलिड प्रोसेस को हम कहते हैं नोटोकॉर्डल प्रोसेस। और ये नोटोकॉर्डल प्रोसेस फर्स्ट साइन होता है नोटोकॉर्ड की डेवलपमेंट का। सो नोटोकॉर्डल प्रोसेस कैसे बना कि प्रिमिटिव स्ट्रीक से सेल्स ट्रैवल किए बिटवीन एपी एंड हाइपोब्लास्ट और मिड लाइन के अंदर उन्होंने एक सॉलिड प्रोसेस बना दिया सेल्स का, और इस सॉलिड प्रोसेस को हम कहते हैं नोटोकॉर्डल प्रोसेस। और नोटोकॉर्डल प्रोसेस फर्स्ट साइन ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नोटोकॉर्ड। और ये नोटोकॉर्डल प्रोसेस बनता है टिल द प्री कॉर्डल प्लेट। प्री कॉर्डल प्लेट से आगे नोटोकॉर्डल प्रोसेस नहीं बनता। प्री कॉर्डल प्लेट को हमने सेकंड वीक में डिस्कस किया था कि एपीब्लास्ट के सेल्स होते हैं कोलमनार, हाइपोब्लास्ट के सेल्स होते हैं क्यूबाइडल। तो इस हेड वाले रीजन के ऊपर हाइपोब्लास्ट के सेल्स भी कुछ कोलमनार हो जाते हैं। तो उस वाले रीजन को हमने कहा था कि ये प्री कॉर्डल प्लेट का रीजन है, और प्री कॉर्डल प्लेट वाला रीजन फॉर्म करवाता है बक्कोफेरेंजियल मेम्ब्रेन को। सो ये जो नोटोकॉर्डल प्रोसेस है वो वो बनता है टिल द प्री कॉर्डल प्लेट। प्री कॉर्डल प्लेट से आगे नहीं बनता। ठीक है, ये प्री कॉर्डल प्लेट है। ठीक है, अब इस प्रोसेस को हमने कहा कि नोटोकॉर्डल प्रोसेस है और ये फर्स्ट साइन है डेवलपमेंट ऑफ नोटोकॉर्ड का। अब इस नोटोकॉर्डल प्रोसेस में क्या चेंजेस आती है? बेसिकली ये जो नोटोकॉर्डल प्रोसेस है सॉलिड प्रोसेस है सेल का, तो इसके अंदर एक कैनाल बन जाता है। ठीक है, ठीक है, इस प्रोसेस के अंदर एक कैनाल बन जाता है और उस कैनाल को हम कहते हैं न्यूरेंटेरिक कैनाल। ठीक है, ये प्रोसेस था, इस प्रोसेस के अंदर अब एक कैनाल बना, उस कैनाल को हम कहते हैं न्यूरेंटेरिक कैनाल। ठीक है, इस एक कैनाल बन गया नोटोकॉर्डल प्रोसेस के अंदर और इस कैनाल को हम कहते हैं न्यूरेंटेरिक कैनाल। अब इस कैनाल का जो लोअर बॉर्डर है ये वाला, ये फ्यूज हो जाता है विद द हाइपोब्लास्ट बिलो। ठीक है, हाइपोब्लास्ट के साथ ये फ्यूज हो जाता है इस तरीके से। ठीक है, ये हाइपोब्लास्ट के साथ फ्यूज हो जाता है जब, तो एक कम्युनिकेशन बन जाती है
नीचे यॉर्क सैक और ऊपर एमनियोटिक कैविटी। तो इनके दरमियान में एक कम्युनिकेशन बन गई। किस तरीके से देखें तो यहाँ से देखो ये यॉर्क सैक है, इस यॉर्क सैक से एक कम्युनिकेशन बन गई ऊपर एमनियोटिक कैविटी तक। और ये कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि अभी 3rd वीक चल रहा है एम्ब्रियोनिक लाइफ का, तो कोई ब्लड वेसल्स डेवलप नहीं हुई अभी तक। अब ब्लड वेसल्स भी डेवलप नहीं हुई तो न्यूट्रिशन कहाँ से आएगी एम्ब्रियो को। सो ऊपर अभी एपिब्लास्ट के सेल्स डिफ्रेंशिएट हो रहे हैं, उन्हें भी न्यूट्रिशन चाहिए, तो एम्ब्रियो ग्रो कर रहा है। तो यॉर्क सैक के अंदर जो न्यूट्रिशन होती है वो इस कम्युनिकेशन के जरिए ट्रैवल करती है एमनियोटिक कैविटी तक, और वहाँ पर जो सेल्स हैं उन्हें न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है। सो ये कम्युनिकेशन हमेशा के लिए नहीं रहती। जैसे ही 3rd वीक के अंदर ब्लड वेसल्स की डेवलपमेंट स्टार्ट होती है ये कम्युनिकेशन क्लोज हो जाती है। ठीक है, ये कम्युनिकेशन क्लोज हो जाती है। सो बेसिकली जैसे ही ब्लड, फॉर सपोज कि ब्लड वेसल्स की डेवलपमेंट स्टार्ट हो गई है तो अब इस कम्युनिकेशन की कोई ज़रूरत नहीं है। तो क्या होता है कि प्रिमिटिव स्ट्रीक से, ठीक है, प्रिमिटिव स्ट्रीक है, अब इस प्रिमिटिव स्ट्रीक से सेल्स ट्रैवल करते हैं और वो हाइपोब्लास्ट, ठीक है, यहाँ से ट्रैवल करेंगे सेल्स और वो हाइपोब्लास्ट के सेल्स को आकर रिप्लेस करना शुरू कर देंगे और ये इस कम्युनिकेशन को क्लोज कर देंगे। ठीक है, हाइपोब्लास्ट के सेल्स को रिप्लेस करेंगे और इस कम्युनिकेशन को क्लोज करवा देंगे। तो जब हाइपोब्लास्ट, प्रिमिटिव स्ट्रीक हाइपोब्लास्ट के सेल्स को आकर यहाँ पे क्लोज कर देती है और रिप्लेस कर देती है हाइपोब्लास्ट के सेल्स को, तो हाइपोब्लास्ट जो कि प्रिमिटिव एंडोडर्म था अब इज नो मोर प्रिमिटिव एंडोडर्म और ये डेफिनेटिव एंडोडर्म बन जाता है। ठीक है, अब प्रिमिटिव, अब हमारे पास जो हाइपोब्लास्ट था वो क्या बन गया, डेफिनेटिव एंडोडर्म, इज नो मोर प्रिमिटिव, डेफिनेटिव एंडोडर्म। बेसिकली जो प्रिमिटिव स्ट्रीक होती है ना, इसे हम कहते हैं प्राइमरी ऑर्गेनाइजर। प्राइमरी ऑर्गेनाइजर क्यों कहते हैं इसे, मीन्स कि ये जो तीनों जर्म लेयर्स हैं, एक्टोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म, इन तीनों की फॉर्मेशन कहाँ से होती है, सेल से, प्रिमिटिव स्ट्रीक के सेल से। इसके अलावा नोटोकॉर्ड की फॉर्मेशन कहाँ से होती है, प्रिमिटिव स्ट्रीक से। इंट्राएम्ब्रियोनिक मीजोडर्म की फॉर्मेशन कहाँ से होती है, प्रिमिटिव स्ट्रीक से। तो इसलिए इसको हम कहते हैं प्रिमिटिव स्ट्रीक को प्राइमरी ऑर्गेनाइजर। तो अभी तक हमने देखा कि प्रिमिटिव हाइपोब्लास्ट के सेल्स को इन्हें रिप्लेस किया और हाइपोब्लास्ट जो कि प्रिमिटिव एंडोडर्म था उसे इसने डेफिनेटिव एंडोडर्म बना दिया, मीन्स कि एक मैच्योर एंडोडर्म बना दिया। नाउ ठीक है, ये जो अब न्यूर एंटेरिक कैनाल जो फ्यूज हुआ था ये इससे सेपरेट होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, वो एंडोडर्म से सेपरेट हो जाएगा और वो दोबारा से मिड लाइन में एक स्ट्रक्चर बन जाएगा और प्रिमिटिव स्ट्रीक के सेल्स दोबारा से इसको एक सॉलिड प्रोसेस बना देंगे। नाउ दिस सॉलिड प्रोसेस इज कॉल्ड डेफिनेटिव नोटोकॉर्ड। ये हमारे पास अब बन जाता है डेफिनेटिव नोटोकॉर्ड। ठीक है, नोटोकॉर्डल प्रोसेस, जब नोटोकॉर्डल कैनाल था वो जब सेपरेट हो गया हाइपोब्लास्ट एंडोडर्म के सेल से, तो अब वो दोबारा से एक सॉलिड प्रोसेस बन गया और अब उस सॉलिड प्रोसेस को इन मिड लाइन के अंदर जो प्रेजेंट है इसे हम कहते हैं डेफिनेटिव नोटोकॉर्ड। और नोटोकॉर्ड का बेसिकली फंक्शन क्या होता है, सो नोटोकॉर्ड का ये फंक्शन होता है कि जब एम्ब्रियो डेवलप हो रहा होता है तो ये एज अ मोल्ड काम करता है, मीन्स कि ये एक मोल्ड है और इसके बायलैटरली पे वर्टिब्रल कॉलम, ठीक है, ये मोल्ड है, इसके यहाँ पर वर्टिब्रल कॉलम ग्रो कर रहा होता है, एक मोल्ड की तरह काम कर रहा होता है। तो जब वर्टिब्रल कॉलम बन जाता है तो इसकी कोई ज़रूरत नहीं होती है, ये डिसअपेयर हो जाता है एम्ब्रियो के अंदर, एट बर्थ नोटोकॉर्ड प्रेजेंट नहीं होता। ठीक है, ये टिल द वर्टिब्रल कॉलम जब तक डेवलप नहीं होता तब तक ये होता है। वर्टिब्रल कॉलम जैसे डेवलप हो जाएगा उसके बाद इसकी कोई ज़रूरत नहीं होती, ये डिसअपेयर हो जाता है। और इसके दो रेमेंट्स होते हैं एडल्ट लाइफ के अंदर। पहला न्यूक्लियस पल्पोसस, इंटरवर्टिब्रल डिस्क का जो जेली लाइक पार्ट होता है जो इसे हम कहते हैं न्यूक्लियस पल्पोसस, और वो रेमेंट है नोटोकॉर्ड का। इसके अलावा एक और रेमेंट होता है उसे हम कहते हैं अपाइकल लिगामेंट ऑफ डेंस। वो लिगामेंट बेसिकली सेकंड सर्वाइकल वर्टिब्रा को कनेक्ट करता है विद द फोरामेन मैग्नम के साथ। सो वो भी रेमेंट है नोटोकॉर्ड का। सो यहाँ तक अभी हमने डिस्कस किया कि नोटोकॉर्ड की फॉर्मेशन हो गई और डेफिनेटिव एंडोडर्म की। अब जो सेकंड ग्रुप ऑफ सेल्स हैं जो कि प्रिमिटिव स्ट्रीक से ट्रैवल करके ग्रो करेंगे बिटवीन द हाइपो एंड बिटवीन द एंडोडर्म, ठीक है, और ऊपर एपीब्लास्ट है अभी फिलहाल, तो इनके दरमियान में जो सेल्स ग्रो करेंगे उन सेल्स को हमने कहा था कि उन्हें हम कहते हैं इंट्रा एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म। तो सेल्स जो ग्रो कर रहे हैं यहाँ से, ठीक है, ऑन आइदर साइड ऑफ नोटोकॉर्ड, इन सेल्स को हम कहते हैं इंट्रा एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म, क्योंकि ये इनसाइड द एम्ब्रियो है तो इसको हम कहते हैं इंट्रा एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म। और ये इंट्रा एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म, ठीक है, आइदर साइड ऑफ नोटोकॉर्ड तो ग्रो करती है, लेकिन दो ऐसे रीजन्स होते हैं जहाँ पर इंट्रा एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म ग्रो नहीं करती। वो रीजन्स कौन से होते हैं, बेसिकली दो रीजन्स हैं। पहला रीजन होता है प्री कॉर्डल प्लेट का,
प्री कॉर्डल प्लेट का। सो प्री कॉर्डल प्लेट के ऊपर इंट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म ग्रो नहीं करती, और दूसरा रीजन होता है क्लोकल मेम्ब्रेन का, क्लोकल मेम्ब्रेन का। सो प्री कॉर्डल प्लेट मैंने बताया कि इसने बक्कोफेरेंजियल बनानी होती है, बक्कोफेरेंजियल मेम्ब्रेन बनाती है प्री कॉर्डल प्लेट। तो बक्कोफेरेंजियल मेम्ब्रेन के ऊपर सिर्फ दो लेयर्स होती हैं, जर्म लेयर्स, एक एक्टोडर्म एक एंडोडर्म, मीजोडर्म नहीं होती। तो इंट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म यहाँ नहीं ग्रो करती। इसी तरह ठीक है, यहाँ पे प्री कॉर्डल प्लेट है और यहाँ पे बक्कोफेरेंजियल मेम्ब्रेन होती है टेल रीजन के ऊपर। तो बक्कोफेरेंजियल ठीक सॉरी यहाँ प्री कॉर्डल प्लेट है जो कि बक्कोफेरेंजियल मेम्ब्रेन फॉर्म कराती है, और यहाँ पर टेल रीजन पर क्लोकल मेम्ब्रेन है। और क्लोकल मेम्ब्रेन भी बेसिकली वहाँ पर भी सिर्फ दो लेयर्स होती हैं, जर्म लेयर्स, एक एक्टोडर्म एक एंडोडर्म। वहाँ पे भी इंट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म ग्रो नहीं करती। और ये वाइवा का क्वेश्चन होता है कि कौन से ऐसे रीजन हैं जहाँ पर इंट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म ग्रो नहीं करती। तो ये दो रीजन होते हैं जहाँ पे इंट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म ग्रो नहीं करती। सो मेसोडर्म की फॉर्मेशन भी हो गई है, डेफिनेटिव एंडोडर्म की फॉर्मेशन भी हो गई। अब जो प्रिमिटिव स्ट्रीक के कुछ सेल्स होते हैं, ठीक है, प्रिमिटिव स्ट्रीक के कुछ सेल्स होते हैं वो माइग्रेट करते हैं एपीब्लास्ट के ऊपर ही, और वो एपीब्लास्ट के सेल्स को डिफ्रेंशिएट कर देते हैं दो टाइप्स के अंदर, ठीक है, और डेफिनेटिव एक्टोडर्म बना देते हैं। ठीक है, डेफिनेटिव एक्टोडर्म कैसे बन रही है, प्रिमिटिव स्ट्रीक के सेल्स माइग्रेट करते हैं एपीब्लास्ट के ऊपर, वो एपीब्लास्ट के सेल्स को डिफ्रेंशिएट करते हैं दो टाइप्स के अंदर। ठीक है, वो दो टाइप्स कौन सी होती है मैं इस डायग्राम में बताता हूँ। ये प्रिमिटिव स्ट्रीक है, इसके सेल्स यहाँ से ट्रैवल करते हैं, और ये सारा एपीब्लास्ट था। इस एपीब्लास्ट को डिफ्रेंशिएट करते हैं दो टाइप्स के अंदर। पहली टाइप कौन सी, मिड लाइन के अंदर ये वाली जो एपीब्लास्ट है, इस एपीब्लास्ट को डिफ्रेंशिएट कर देते हैं इन न्यूर एक्टोडर्म। ठीक है, अब इस एपीब्लास्ट को हम कहेंगे न्यूर एक्टोडर्म। ठीक है, न्यूर एक्टोडर्म, राइटिंग थोड़ी खराब हुई। ठीक है, न्यूर एक्टोडर्म, मिड लाइन के अंदर जो एपीब्लास्ट प्रेजेंट है उसे डिफ्रेंशिएट कर दिया प्रिमिटिव स्ट्रीक ने एज न्यूर एक्टोडर्म। और ये वाली जो इस मिड लाइन के आसपास ये जो प्रिमिटिव स्ट्रीक है, ये जो एपीब्लास्ट है, इसे रिप्लेस कर दिया प्रिमिटिव स्ट्रीक ने एज सरफेस एक्टोडर्म। ठीक है, सरफेस एक्टोडर्म। सरफेस एक्टोडर्म बेसिकली फॉर्मेशन कराती है एपिडर्मिस ऑफ स्किन की, और न्यूर एक्टोडर्म बेसिकली फॉर्मेशन करवाती है सेंट्रल नर्वस सिस्टम की। एक और पॉइंट यहाँ पर है कि एम्ब्रियोलॉजी में कुछ स्ट्रक्चर्स, एक स्ट्रक्चर बनता है वो दूसरे स्ट्रक्चर को पुश करता है कि अब उसने बनना है, तो सब कुछ एक सीरीज में बन रहा होता है। सो जब नोटोकॉर्ड बन जाता है ना और ऊपर न्यूर एक्टोडर्म बन जाती है, तो नोटोकॉर्ड इंड्यूस करवाता है, उससे सिग्नल्स देता है न्यूर एक्टोडर्म को कि अब वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम की प्रोडक्शन, सेंट्रल नर्वस सिस्टम की फॉर्मेशन को स्टार्ट करे। तो ये एक सेपरेट टॉपिक है कि न्यूरलेशन का टॉपिक स्टार्ट हो जाता है यहाँ से, कि ये इंड्यूस करवाता है नोटोकॉर्ड न्यूर एक्टोडर्म को कि वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम की फॉर्मेशन कराए। तो न्यूरल ग्रूव बनता है, ठीक है, फोल्ड बनना शुरू हो जाता है न्यूर एक्टोडर्म में, और वो एक न्यूरल ट्यूब बनती है। उस न्यूरल ट्यूब के अंदर रोम्बेनसेफेलॉन, मेसेंसेफेलॉन, प्रोजेंसेफेलॉन, वो इनलार्जमेंट्स बनती हैं, वेसिकल्स बनती हैं, और फिर वो आगे जाके ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड की फॉर्मेशन होती है। तो उससे हम न्यूरोलेशन और एम्ब्रियोलॉजी ऑफ ब्रेन के अंदर नेक्स्ट वीडियोस के अंदर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अभी हमने नोटोकॉर्ड बन गया, डेफिनेटिव एक्टोडर्म बन गई, सरफेस एक्टोडर्म और न्यूर एक्टोडर्म, और डेफिनेटिव नोटोकॉर्ड भी बन गया और डेफिनेटिव एंडोडर्म भी बन गई। तो ये चेंजेस आ रही हैं। हमारे पास तीनों जर्म लेयर्स बन चुकी हैं, नोटोकॉर्ड बन चुका है, इंट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म भी बन चुकी है। तो हमने पहले ही कहा था कि दिस इज प्राइमरी ऑर्गेनाइजर, और ये सिंगल स्ट्रक्चर है जो ऑल दी जर्म लेयर्स, नोटोकॉर्ड और इंट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म की फॉर्मेशन करवाता है। और ये जो प्रिमिटिव स्ट्रीक होती है बेसिकली ये एट द एंड ऑफ द फोर्थ वीक डिसअपेयर हो जाती है। ठीक है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं होती एट द एंड ऑफ फोर्थ वीक। लेकिन अगर ये डिसअपेयर नहीं होती तो उस कंडीशन को हम कहते हैं सैक्रोकॉक्सीजियल टेराटोमा। सैक्रोकॉक्सीजियल टेराटोमा। सैक्रोकॉक्सीजियल टेराटोमा मोस्ट कॉमन है फीमेल बेबीज़ के अंदर, और इसके अंदर क्या होता है कि प्रिमिटिव स्ट्रीक परसिस्ट कर जाती है एडल्ट्स के अंदर, और एक ट्यूमर हो जाता है। उस ट्यूमर को हम कहते हैं सैक्रोकॉक्सीजियल टेराटोमा, और ये बिनाइन ट्यूमर है और इसका प्रोग्नोसिस भी अच्छा होता है, ये इसका इलाज भी आसानी से हो जाता है। और टेराटोमा मीन्स, हम टेराटोमा इसलिए कह रहे हैं कि इस ट्यूमर के अंदर तीनों जर्म लेयर्स के सेल्स भी होते हैं। इस ट्यूमर के अंदर एक्टोडर्म के सेल्स भी होंगे, मेसोडर्म के सेल्स भी होंगे और एंडोडर्म के सेल्स भी होंगे, क्योंकि यही सिंगल स्ट्रक्चर है जो सबकी फॉर्मेशन करवाता है। इसके अलावा थर्ड वीक के अंदर एक और चेंज आता है। उसके अंदर बेसिकली क्या होता है कि यहाँ पर हमें पता है कि यहाँ पे यॉर्क सैक है। ठीक है, ये यॉर्क सैक है, और यहाँ पे मैंने बात की थी, यहाँ कनेक्टिंग स्टॉक होता है टेल रीजन के ऊपर। तो यॉर्क सैक का एक पार्ट, एक डायवर्टिकुलम प्रोजेक्ट कर जाता है इनसाइड द कनेक्टिंग स्टॉक
और इस डायवर्टिकुलम को हम कहते हैं एलेंटाइज डायवर्टिकुलम। ठीक है, एलेंटाइज डायवर्टिकुलम। ठीक है, यॉर्क सैक से एक डायवर्टिकुलम प्रोजेक्ट कर रहा है इनसाइड द कनेक्टिंग स्टॉक, और इसको हम कहते हैं एलेंटाइज डायवर्टिकुलम। और एलेंटाइज डायवर्टिकुलम बेसिकली क्या होता है कि ये एम्ब्रियो के अंदर जो लिक्विड वेस्ट है उसको कलेक्ट करता है और उसके अलावा गैसेस की एक्सचेंज में हेल्प करता है। लेकिन ये सारा जो एक जब एम्ब्रियो की डेवलपमेंट हो जाती है तो ये सारा काम तो ब्लड वेसल्स ही कर रही होती हैं। ब्लड वेसल्स लिक्विड वेस्ट भी कलेक्ट कर लेती हैं और गैसेस एक्सचेंज भी ब्लड वेसल्स में हो जाता है। सो बेसिकली क्या होता है कि इस एलेंटाइज डायवर्टिकुलम से उम्बिलिकल आर्टरीज और वेन्स ड्राइव होती हैं। ठीक है, इस एलेंटाइज डायवर्टिकुलम से उम्बिलिकल आर्टरीज एंड उम्बिलिकल वेन्स ड्राइव हो जाती हैं, और उस उम्बिलिकल आर्टरीज और उम्बिलिकल वेन्स जब ड्राइव हो जाती हैं एलेंटाइज डायवर्टिकुलम से, तो एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है। ठीक है, एलेंटाइज डायवर्टिकुलम एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है। तो यहाँ पे यूरिनरी ब्लैडर के साथ कनेक्ट होता है और यहाँ पे उम्बिलिकस के साथ कनेक्ट होता है। ठीक है, उम्बिलिकस के साथ, नेवल के साथ। ठीक है, सो ये ड्रेन करता है यूरिनरी ब्लैडर से, यूरिन को ड्रेन कर रहा होता है इन द फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी तक। ठीक है, पहली जो ट्राइमेस्टर होता है प्रेगनेंसी का, उसके अंदर ये एलेंटाइज डायवर्टिकुलम एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है जो कि ड्रेन कर रहा होता है यूरिन को फ्रॉम उम्बिलिकल कॉर्ड टिल दी उम्बिलिकस तक। ठीक, सॉरी, ड्रेन करता है यूरिनरी ब्लैडर से यूरिन को टिल द उम्बिलिकस तक। ठीक है, इन द फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी तक। फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी तक ये वाली जो ट्यूब है ये ऑब्लिटरेट हो जाती है, ये सील ऑफ हो जाती है, बंद हो जाती है, और जो एलेंटाइज डायवर्टिक, ठीक है, और इस ट्यूब को बेसिकली हम कहते हैं यूरेकस। ठीक है, ये जो ट्यूब एक बन जाती है URACHUS, यूरेकस, जो कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी में ड्रेन कर रही होती है यूरिन को, उसे हम कहते हैं यूरेकस। और फर्स्ट ट्राइमेस्टर के बाद ये ट्यूब क्लोज हो जाती है और ये सील ऑफ हो जाती है, ऑब्लिटरेट हो जाती है, और उसके बाद एक फाइब्रस कॉर्ड टाइप स्ट्रक्चर बन जाता है ये एलेंटाइज डायवर्टिकुलम। और इस फाइब्रस कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर को हम कहते हैं मीडियन उम्बिलिकस लिगामेंट, जो कि एडल्ट्स के अंदर प्रेजेंट होता है। ठीक है, मीडियन उम्बिलिकस लिगामेंट MUL, जो कि एडल्ट्स के अंदर प्रेजेंट होता है। तो एलेंटाइज डायवर्टिकुलम का एडल्ट्स के अंदर रेमेंट क्या है? मीडियन उम्बिलिकस लिगामेंट। सो ये सारी चेंजेस है जो आ रही होती हैं एम्ब्रियोब्लास्ट के अंदर। ठीक है, हमने एम्ब्रियोब्लास्ट की चेंजेस, इनर सेल मास जो था, ठीक है, हाइपोब्लास्ट एपीब्लास्ट के अंदर हमने चेंजेस डिस्कस की, फिर इंट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म की डेवलपमेंट डिस्कस की। सो ये सारी चेंजेस आ रही होती हैं इन द एम्ब्रियोब्लास्ट। अब हम डिस्कस करेंगे ट्रोफोब्लास्ट के अंदर क्या चेंजेस आ रही होती हैं, जो आउटर सेल मास है। सो ट्रोफोब्लास्ट को समझने से पहले हमें, अगर सेकेंड वीक आपने देखा हुआ है तो उसके तो कोई मसला ही नहीं है ट्रोफोब्लास्ट को समझने के लिए, क्योंकि सेकेंड वीक में हमने डिस्कस किया था कि प्राइमरी विलस की फॉर्मेशन हो जाती है। प्राइमरी विलस क्या कि हमने बात की थी कि ये साइटोट्रोफोब्लास्ट है। ठीक है, साइटोट्रोफोब्लास्ट के आउटर पे सिंसिशियोट्रोफोब्लास्ट प्रेजेंट है। ठीक है, और ये साइटोट्रोफोब्लास्ट के अंदर ये एमनियोटिक कैविटी आ गई, ये जर्म डिस्क आ गई, और ये यॉर्क सैक आ गया, और यहाँ पर एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म प्रेजेंट होती है। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म प्रेजेंट होती है। तो सेकंड वीक कर एंड पे हमने डिस्कस किया था कि जो साइटोट्रोफोब्लास्ट है, ठीक है, ये इस तरीके से प्रोजेक्ट हो जाती है इनटू द सिंसिशियोट्रोफोब्लास्ट। ठीक है, ये इस तरीके से प्रोजेक्ट हो जाती है इनटू द सिंसिशियोट्रोफोब्लास्ट के अंदर। ठीक है, इस तरीके ओवरऑल में ये, ठीक है, सिंसिशियोट्रोफोब्लास्ट, साइटोट्रोफोब्लास्ट प्रोजेक्ट हो जाती है इनसाइड द सिंसिशियोट्रोफोब्लास्ट, और इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं प्राइमरी विलस। सो प्राइमरी विलस क्या है? साइटोट्रोफोब्लास्ट प्रोजेक्ट इनटू द सिंसिशियोट्रोफोब्लास्ट, और इस स्ट्रक्चर को हमने कहा था प्राइमरी विलस सेकेंड वीक तक। अब थर्ड वीक में क्या होता है कि जो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म है, ये ब्लू में, ठीक है, ये एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म भी इस प्राइमरी विलस के अंदर प्रोजेक्ट हो जाती है सिंसिशियोट्रोफोब्लास्ट के अंदर, और इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं सेकेंडरी विलस। ठीक है, इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं सेकेंडरी विलस। अब सेकेंडरी विलस में क्या होता है कि थर्ड वीक के अंदर कैपिलरी, जैसे ही ब्लड वेसल्स बनती हैं तो जो कैपिलरीज बन रही होती हैं वो कैपिलरीज भी इनसाइड दिस, ठीक है, इस सेकेंडरी विलस के अंदर प्रोजेक्ट हो जाती हैं, तो उसको हम कहते हैं टर्चरी विलस। ठीक है, उस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं टर्चरी विलस, और ये वाइवा के अंदर भी आता है क्वेश्चन कि प्राइमरी विलस क्या है, सेकेंडरी विलस क्या है और टर्चरी विलस क्या है। तो इसका सिंपल सा आंसर है कि ये हमारे पास साइटोट्रोफोब्लास्ट है, ये हमारे पास सिंसिशियोट्रोफोब्लास्ट है। साइटोट्रोफोब्लास्ट प्रोजेक्ट हो गई इनसाइड द सिंसिशियोट्रोफोब्लास्ट, इस स्ट्रक्चर को हमने कहा कि ये है हमारे पास प्राइमरी विलस। इस प्राइमरी विलस के अंदर यहाँ पर ये एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म भी प्रोजेक्ट हो गई,
इस स्ट्रक्चर को हमने कहा यह है सेकेंडरी विलस। इस सेकेंडरी विलस के अंदर ब्लड कैपिलरीज भी प्रोजेक्ट हो गई, तो इस स्ट्रक्चर को हमने कहा यह है टर्चरी विलस। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द थर्ड वीक ऑफ एम्ब्रियोनिक लाइफ। इसमें हमने डिस्कस किया एम्ब्रियोब्लास्ट के अंदर, ट्रोफोब्लास्ट के अंदर क्या चेंजेस आ गए। वीडियो थोड़ी बड़ी हो गई, लेकिन थर्ड वीक को समझने के लिए हमें सब कुछ डिस्कस करना था। अगर ऊपर से हम जल्दी जल्दी डिस्कस करते तो ये सब कुछ समझ नहीं आता। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।